नमस्कार दोस्तों, सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा का हमारा विषय है 1857 की क्रांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यानी 10 मई को पूरा भारत क्रांति दिवस के रूप में मना रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या थी यह क्रांति और क्या मुख्य कारण थे इस क्रांति के। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो लगभग 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी विद्रोह तुरंत नहीं पनपता, उसकी जड़ें बहुत पहले से तैयार हो रही होती हैं। उसी प्रकार से कई ऐसे कारण थे जिनके कारण 1857 की क्रांति हमें देखने को मिलती है। तो आइए नजर डालते हैं इन मुख्य कारणों पर। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारणों में सबसे प्रमुख कारण था सन 1813 में कंपनी का एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना। 1813 में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह मुक्त व्यापार की एक तरफा नीति को अपनाती है, यानी विदेशों से सिर्फ आयात किया जाएगा सिर्फ बना हुआ माल, और यहाँ से निर्यात किया जाएगा यानी भारत से निर्यात किया जाएगा सिर्फ कच्चा माल। एक ये कारण था जो कि आर्थिक रूप से लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा था। इसके अलावा श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराया जाता था, जिसकी वजह से भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही थी। कुछ और कारणों की अगर बात करें तो बाढ़, अकाल जैसी स्थिति भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत अकाल और बाढ़ की स्थिति में भारतीयों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशीलता का रवैया नहीं दिखाते थे। भारत में बनी चीजों पर उच्च करारोपण भी आर्थिकी का एक मुख्य कारण था, जो कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को दिन प्रतिदिन खराब करता जा रहा था। रेल सेवा का उदय 1854 में, आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ रेल सेवा आती है, भारत में रेल सेवा आती है, और इस रेल सेवा ने लघु उद्यमों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, क्योंकि इसी रेल सेवा के कारण अब जो ब्रिटिशर्स के बने हुए या अंग्रेजी हुकूमत के बने हुए जो उत्पाद थे, वे छोटे छोटे इलाकों में भी भारत के पहुंचने लगे थे, जिससे भारत का जो घरेलू कारोबार था वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। कुछ एक अन्य कारण की अगर मैं बात करूं तो खेती पर होने वाला कम खर्च। जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ ज्यादातर जनता मुख्य रूप से कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाती है, और ब्रिटिशर्स इस कृषि को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। दिन प्रतिदिन श्रमिकों की और कृषकों की जो स्थिति थी वह बुरी होती जा रही थी, जिस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था, ना सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि लोगों के बीच एक असंतोष भी जन्म ले रहा था। आर्थिक कारणों के बाद आइए चर्चा करते हैं कुछ राजनीतिक कारणों की, जिन्होंने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। उसमें पहला मैं बात करना चाहूंगी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभावी नियंत्रण के बारे में। हम सभी जानते हैं कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, उसने यह तय कर दिया था कि आने वाले समय में ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर प्रभावी रूप से सत्ता स्थापित करेंगे। और 1764 का जो युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, वह ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स दे देता है, दीवानी अधिकार दे देता है। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपनी प्रभावी नियंत्रण, अपना डोमिनेंस इस पूरे इलाके पर फैलाना शुरू कर देते हैं। इसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है और बल मिलता है कुछ संधियों के माध्यम से, कुछ सिद्धांत के माध्यम से। जैसे मैं बताना चाहूंगी आपको सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जो कि वेलेस्ली लेकर के आए थे, जिसके द्वारा उन्होंने भारतीय क्षेत्र में बहुत तेजी से ब्रिटिशर्स का विस्तार किया। दूसरा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आप सभी जानते हैं डलहौजी जाने जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए, जिसके माध्यम से उन्होंने झांसी, उदयपुर, संबलपुर और न जाने कितनी रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया था, सिर्फ यह कहकर कि अगर आपका पुत्र दत्तक पुत्र है तो आपको वहां पे शासन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन सभी कारणों से भारतीय जनता में एक तीव्र असंतोष जन्म ले रहा था, जो ज्वालामुखी के लावे की तरह धीरे धीरे दधक तो रहा था, लेकिन अभी विस्फोट होना शायद बाकी था। दूसरा बात करते हैं प्रशासनिक कारणों की। न सिर्फ आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार थे, बल्कि कई
प्रशासनिक कारण जैसे कि भ्रष्टाचार, पुलिस का भी और अदालत का भी। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि न्याय देने वाले भी ब्रिटिशर्स ही थे। तो ब्रिटिशर्स की न्यायिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था दोनों ने भी असंतोष को जन्म दिया और इस धधकते हुए लावे में एक चिंगारी अपनी भी सुलगा दी। अगर अगली बात करें हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सोशियो रिलीजियस रीजन्स की या सोशियो रिलीजियस कारणों की, सामाजिक आर्थिक क्या कारण रहे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हमें देखने को मिलती है। काले गोरे का भेद बढ़ता ही जा रहा था। ब्रिटिशर्स अपने आप को सुप्रीम बताते थे और भारतीय जनता को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। भारतीयों को गुलाम समझा जाता था। भारतीय समाज पर अंग्रेजी का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसे भारतीय इतनी सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। योग्यता की जगह पर अब धर्म को पद का आधार बनाया जाने लगा था। जैसे अगर आप ईसाई हैं तो आपको पदोन्नति मिलेगी, लेकिन अगर कोई सैनिक ईसाई धर्म नहीं अपनाता है तो उसे पदोन्नति नहीं दी जाएगी। इसे सीधा सीधा भारतीय जनता ने अपनी धार्मिक भावनाओं पर आघात समझा, आघात माना और असंतोष का जन्म हुआ। आगे बात करते हैं हम कुछ बाहरी घटनाओं की, जिन्होंने भारतीयों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि वे 1857 की क्रांति कर सकें। और ये घटनाएं थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो होता है 1838 और खत्म होता है 1842 में। दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी क्रीमिया के युद्ध का, जो 1854 में स्टार्ट होता है और 56 में खत्म होता है। इन युद्धों ने, इन घटनाओं ने एक नई आशा व प्रेरणा को जन्म दिया, जो भारतीयों में बहुत तीव्रता से फैली और उन्होंने ये जान लिया कि अंग्रेज अपराजय नहीं है, यानी हमें भी इतनी शक्ति है कि हम भी अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है तो किसकी, कि हम सब एक साथ होकर के किसी क्रांति को जन्म दें। आगे बात करते हैं तो एक और कारण मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है सिपाहियों के बीच असंतोष। 19वीं सदी का जो दशक था उसमें सिपाहियों के बीच घोर असंतोष फैला हुआ था, जिसके कारण 1857 की क्रांति जन्म लेती है। इसका मुख्य कारण अगर हम देखें तो 1840 के पश्चात ऐसा हो रहा था कि कलकत्ता में आधुनिकता पसंद सरकार का आगमन होता है और सिपाहियों को ये डर रहता है कि हम अपनी जाति खो देंगे, और इसी आशंका के कारण उनमें एक असंतोष जन्म लेता है, क्योंकि ये नई सरकार जो आधुनिकता को पसंद करती थी, वह भारतीयों की जाति एवं धार्मिक या धर्म से संबंधित जो चिन्ह थे उन्हें पहनने से मना कर देती है। दोबारा भारतीय सैनिक और भारतीय समाज इसे अपने धार्मिक भावना और जातिगत भावना पर एक कुठाराघात की तरह लेता है और 1857 की क्रांति करता है। ये सब तो आपके वे कारण थे जो धीरे धीरे लावा की तरह बढ़ रहे थे, धधक रहे थे, लेकिन ज्वालामुखी का विस्फोट यानी 1857 की क्रांति होती है एक तात्कालिक कारण से, और यह कारण था आपका विद्रोह जो कि सैनिकों ने किया। और उसका कारण मुख्य रूप से यह था कि जो कारतूस उस समय इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो एनफील्ड बंदूकों में कारतूस डाले जाते थे, वे कारतूस एक तो मुंह से खोलने होते थे और ऐसा माना गया कि वो कारतूस आपके सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए हैं। इस घटना को चाहे हिंदू सैनिक हो या मुस्लिम सैनिक, दोनों ने ही अपने धार्मिक भावना पर एक तीव्र आघात समझा और इसका विद्रोह करना शुरू किया। आइए अब देखते हैं कि विद्रोह की शुरुआत किस तरीके से होती है और ये विद्रोह कैसे फैलता चला जाता है आगे, और एक बड़ी क्रांति के रूप में हमें दिखाई देता है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत अगर हम कहें तो यह होती है 29 मार्च 1857 को। हालांकि ये बड़े स्तर पर हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि वहीं से ही हो गई थी, जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे कारतूस जो कि सुअर और गाय की चर्बी से बने हैं उसका प्रयोग करने से मना कर देते हैं। इसके पश्चात 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। उनकी इस फांसी का बहुत सैनिक वर्ग पर, स्पेशली जो भारतीय सैनिक वर्ग था, उन पर बहुत
खासा प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे करके ये विद्रोह बढ़ता जाता है। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता जाता है और 6 मई को फिर से सैनिक विद्रोह करते हैं, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उन्हें कैद कर लेती है, उनके शस्त्रों को जब्त कर लेती है और इस विद्रोह को दबा देती है। लेकिन 10 मई 1857 यानी आज ही के दिन 10 मई के दिन मेरठ में सैनिकों का यह विद्रोह बहुत व्यापक रूप ले लेता है और विद्रोह के दौरान सैनिक इतने ज्यादा विद्रोही हो जाते, कंट्रोल नहीं कर पाती है और ये सारे सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। दिल्ली आने के बाद ये सभी सैनिक अपना सांकेतिक मुखिया बनाते हैं बहादुर शाह जफर को और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि छोटे छोटे जगह, छोटे छोटे इलाकों जैसे कि कानपुर, लखनऊ, झांसी, संभलपुर, उसके साथ साथ बिहार, हर एक राज्य में, हर एक इलाके में यह क्रांति हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसका रूप अलग अलग था। हर इलाके में एक नेतृत्वकर्ता इसका नेतृत्व कर रहा होता है और इस क्रांति को अंजाम दे रहा होता है और अंग्रेजों के प्रति अपने विद्रोह को दिखा रहा होता है। तो ये तो थी आपकी क्रांति, उसके कारण और यह विस्तार किस तरीके से लेती है हमने उस पर चर्चा की। अगर यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ तो झांसी में जैसे लीड किया था या नेतृत्व किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर की बात करें तो नाना साहेब, जिन्हें दत्तक पुत्र होने के कारण उनकी गद्दी से हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने लीड किया था। लखनऊ पे बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी क्योंकि उनके पुत्र बिरजिस कादिर को ब्रिटिशर्स ने राजा मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे भी एक दत्तक पुत्र थे। अतः इस तरीके से हर क्षेत्र में अलग अलग नेतृत्वकर्ता के साथ 1857 का ये जो विद्रोह है वो आगे बढ़ता है। धीरे धीरे अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स इस विद्रोह को दबा देते हैं, इस विद्रोह का दमन हो जाता है और धीरे धीरे करके ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। लेकिन एक कारण या एक सवाल जो बहुत बड़ा है और जिसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर यह विद्रोह असफल क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर यह विद्रोह सफल हो गया होता तो हमने 1857 में ही भारत को शायद स्वतंत्र करा लिया होता। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसके असफल होने के क्या कारण रहे। किसी भी चीज की सफलता या असफलता किसी एक कारण पर निर्भर नहीं करती। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस जिनके कारण कोई भी घटना या कोई भी सफलता हमें मिलती है या वो असफलता हमें मिलती है। ठीक उसी प्रकार से 1857 की क्रांति का भी कोई एक कारण नहीं था जिसकी वजह से वो असफल रही, या यूं कहें कि तब हमें सफलता नहीं मिली या तब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन हाँ कुछ मायनों में वो सफल तो रही। उसमें सबसे पहला कारण है सभी वर्गों का शामिल ना होना। 1857 की क्रांति, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इस दौरान हर वर्ग अपना अलग अलग रूप से अपनी क्रांति कर रहा था। किसी एक कारण के लिए, किसी एक मकसद के लिए वे सब एकजुट होकर के नहीं लड़ रहे थे। उनके सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, सबके अपने पर्सनल रीजंस थे जिनको लेकर के वे ब्रिटिशर्स के प्रति अपना विद्रोह जता रहे थे। दूसरा एक प्रमुख कारण था, कोई भी एक संगठित विचारधारा नहीं थी। एकबद्ध और एक संगठित विचारधारा की कमी ने 1857 की क्रांति को असफल बनाया। तीसरा अगर हम बात करें, यह क्रांति बहुत जल्दी कर दी गई। निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं की गई कि हम थोड़ा सा समय लेकर के इस पर विचार विमर्श करते, सभी लोगों को इकट्ठा करते, उसके बाद इस क्रांति को अगर करते तो शायद यह असफल ना होकर के सफल होती। एक प्रमुख कारण यहाँ पर जो इस क्रांति के असफल होने का है वह है देसी राजाओं का देशद्रोही रुख। क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे ऐसे राजा, चाहे वे पटियाला के हों, अफगानिस्तान और नेपाल के राजा हों या फिर आपके जिंद के राजा हों, इन्होंने भारतीयों का साथ ना देकर के ब्रिटिशर्स का साथ दिया और जिस कारण 1857 की क्रांति हमें असफल होती दिखाई देती है।
वहीं एक और कारण अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर शस्त्र का अभाव है। ब्रिटिशर्स के पास बहुत अच्छे अच्छे शस्त्र थे और काफी मात्रा में शस्त्र उपलब्ध थे, और भारतीयों के पास शस्त्रों का अभाव भी था और उतने आधुनिक शस्त्र भी नहीं थे। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके वजह से मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 1857 की क्रांति असफल रही। लेकिन फिर भी अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1857 की क्रांति भारतीय विजन से या भारतीय नजरिए से असफल नहीं बल्कि सफल रही, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यानी ये सिर्फ एक सिपाही का विद्रोह नहीं था, सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यानी कि भारतीय को स्वतंत्र कराने के लिए यह एक संगठित संग्राम था जो 1857 की क्रांति के रूप में हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर बिपिन चंद्र कहते हैं 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यानी जितने भी हमारे विशेषज्ञ या जितने भी हमारे इतिहासविद हुए हैं उन सभी की नजर में 1857 की क्रांति असफलता नहीं बल्कि एक सफल क्रांति थी। और यही कारण है कि 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। फिर मिलूंगी किसी एक नई चर्चा के साथ, एक ऐसे विषय के साथ जिसके बारे में जानना न सिर्फ आपके परीक्षा के माध्यम या परीक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि एक भारतीय होने के नाते भी ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तब तक के लिए सिविल एकेडमी के साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।